तो नेक्स्ट जी हमारा सर। जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे ये हमारे पास आ गया पीनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में एक होता है। हाइपोथैलेमस हो गया, ये भी ब्रेन में का पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थायराइड ग्लैंड आ गया। यहाँ हमारे पास एक थाइमस होता है। फिर पेंक्रियाज जो हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर ये एड्रिनल ग्लैंड्स आ गए। फिर ये टेस्टिस मेल में हो गए, फीमेल्स में ओवरीज हो गई। ये बेसिकली हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं। और इन सब ग्लैंड्स को कंबाइनली हम क्या कह देते हैं कि ये एंडोक्राइन सिस्टम है। तो आज के लेक्चर में तो सिर्फ एक ओवरव्यू होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम काम किस तरह करता है, और हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी। नेक्स्ट फिर जो कंसेक्टिव लेक्चर्स होंगे उसमें हम फर्दर इन सब स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं। कोई मुझे इसमें फ़र्क बता सकते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में? सर जी जो जी। एंडोक्राइन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में ही अपना मतलब हार्मोन रिलीज कर देते हैं, और जो एक्सोक्राइन होते हैं वो मतलब पार्ट में करते हैं और फिर वो जाता है, मतलब जो ब्लड में करते हैं एंडोक्राइन वो फिर पार्ट तक जाता है, और एक्सोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में कर देते हैं, वो उसमें पार्ट में कर देते हैं। अच्छा, बात आपने सही की है, मैं इसको थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ। एंडोक्राइन का तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो भी चीज़ होती है ना, हार्मोन वो रिलीज़ करेंगे और सीधे ब्लड में चले जाते हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो जहाँ पे ग्लैंड पड़ा है उसी की सरफेस पे सिक्रीट कर देते हैं। जैसे हमने स्लेवरी ग्लैंड्स पढ़े थे जो माउथ में होते हैं, तो वो सलाइवा माउथ में ही निकाल देते हैं। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीना अगर हाथ पे जो ग्लैंड्स हैं वो हाथ पे ही पसीना ले आएंगे, तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जहाँ ग्लैंड पड़ा है वहीं उसकी सिक्रीशन हो रही है, वो एक्सोक्राइन है। और एंडोक्राइन क्या है, जो सीधा ब्लड में अपने सिक्रीशंस को भेज देते हैं। तो हमने किसको पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद नो फिजिकल कनेक्शंस। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इनका और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, पेंक्रियाज इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, थाइमस इंडिपेंडेंट, थायराइड ग्लैंड इंडिपेंडेंट। तो ये सिस्टम तो हमने एक बना दिया कि एंडोक्राइन सिस्टम है, पर इसके जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट हमारे पास ग्लैंड्स, ये आपस में इनके साथ कोई लिंक नहीं होता, ये आपस में खुद ही काम कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Endocrine glands are groups of secretory cells surrounded by an extensive network of capillaries that facilitates diffusion of हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स फ्रॉम द सेक्रेटरी सेल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अभी हमने बात की कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो सीधा ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रीशंस हार्मोन्स सिक्रिएट करें। तो ऑब्वियसली जब इन्होंने ब्लड में करना है तो जहाँ जहाँ ग्लैंड होगा उसके इर्द गिर्द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा, ताकि इसकी सिक्रीशन सीधी ब्लड में आ जाए। और वो ये सिक्रिएट क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। दे आर कॉमनली referred to as ductless glands because these hormones diffuse directly into the blood stream। इनको हम क्या कहते हैं, ये ductless gland, इनमें कोई डक्ट वगैरह नहीं होती। यहाँ अगर आप देखें तो ये ग्लैंड है तो इसकी सिक्रीशन सीधी आएगी और वो डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज में चलेगी, तो कोई बीच में डक्ट नहीं है। एक्सोक्राइन में यहाँ डक्ट होती है जो सरफेस पे ओपन हो रही होती है जहाँ तक इनकी सिक्रीशंस आती हैं, इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। Hormones are then carried in the bloodstream to target tissues and organs that may be quite distant, where they influence cellular growth and metabolism। हार्मोन्स ग्लैंड से सिक्रेट हुए ब्लड में आ गए, उसके बाद ये अपने टारगेट टिश्यूज़ तक जाते हैं। टारगेट टिश्यूज़ कहीं भी हो सकते हैं, आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे कौन सा ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो किस किस टिश्यू पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे इनका क्या काम होता है, या ग्रोथ करा रहे होते हैं या मेटाबॉलिज्म करा रहे होते हैं। Homeostasis of the internal environment is maintained partly by the autonomic nervous system and partly by the endocrine system। अब होम्योस्टेसिस ये होता है कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी की वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इक्वल रहे, कोई ज़्यादा या कम चीज़ ना हो, एक स्टेबल मतलब एक लाइन है उसके दरमियान ही लेवल्स रहे हर चीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है बॉडी में, पहले है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे पास वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आती है। दूसरी हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो ग्लैंड्स हैं ये दोनों काम कर रहे होते हैं कि बॉडी की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्टेड रहे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है और डायरेक्ट वहाँ से सप्लाईज आ रही हैं, तो ये जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये एकदम काम करता है, फ़ौरन एक्ट करता है,
इस एडजस्टमेंट के लिए। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये स्लो रिस्पॉन्स देता है और मोर प्रिसाइज चेंजेस ये देता है। तो ये एकदम फास्ट रिस्पॉन्स देगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कोई भी बॉडी में चेंज आएगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए, और एंडोक्राइन आराम से तहम्मुल से रिस्पॉन्स देता है और ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देता है एंडोक्राइन सिस्टम। The autonomic nervous system is concerned with rapid changes, while endocrine control is mainly involved in slower and more precise adjustments. Although the hypothalamus is classified as a part of the brain rather than an endocrine gland, it controls the pituitary gland and has an indirect effect on many others. अभी हमने ब्रेन की एनाटॉमी नहीं पढ़ी, नेक्स्ट इसके बाद हम ब्रेन की तरफ जाएंगे। उसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हम कहते तो हैं हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, बट इसका इन्फ्लुएंस और ग्लैंड्स पे बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तो ये उससे लिंक्ड होता है। इस वजह से हम हाइपोथैलेमस को भी पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ये एक ब्रेन की तस्वीर है, तो ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है ये हाइपोथैलेमस होता है बेसिकली, और हाइपोथैलेमस से ही नीचे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको हम आज पढ़ेंगे। The ovaries and the testes secrete hormones associated with the reproductive glands after puberty. फिर हमारे पास और स्ट्रक्चर्स आ गए, ओवरीज एंड टेस्टिस आ गई, ये भी हार्मोन सेक्रेट कर रही होती हैं, जो बेसिकली इनका काम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। आफ्टर प्यूबर्टी इनकी सिक्रीशन स्टार्ट होती है। द प्लेसेंटा दैट डेवलप्स टू नरिश द डेवलपिंग फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो हैज़ एन एंडोक्राइन फंक्शन। प्लेसेंटा ये होता है कि जिससे जो बच्चा जो है माँ के पेट में एक ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, माँ के साथ जो उसको कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो वो भी हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्लेसेंटा का भी हमारे पास एंडोक्राइन फंक्शन है। In addition, there are also other hormones that do not travel to remote target organs but act locally. और भी हमारे पास हार्मोन्स हैं जो लोकली काम करते हैं, जैसे हमने वो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स पढ़े थे, गैस्ट्रिक हार्मोन्स पढ़े थे, तो वो भी हमारे पास इसमें आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। अब हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हार्मोन एक्शन होता कैसे है। ये तो हमने कह दिया जी, ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज कर दिया, फिर वो काम कैसे करेगा वो देखते हैं। When a hormone arrives at its target cell, it binds to a specific receptor where it acts as a switch influencing chemical or metabolic reactions inside the cell. हार्मोन अपने टारगेट सेल तक पहुंचेगा तो ये एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। रिसेप्टर किधर होता है, टारगेट सेल पे होता है, वहाँ ये एज अ स्विच काम करेगा, या तो किसी रिएक्शन को तेज़ करेगा या किसी रिएक्शन को कम करेगा सेल के। The receptors for peptide hormones are situated on the cell membrane and those for lipid based hormones are inside the cell. हार्मोन्स दो तरह के होते हैं, एक पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं और एक लिपिड बेस्ड होते हैं। तो लिपिड बेस्ड का जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर होता है और पेप्टाइड का किधर होता है, सेल मेम्ब्रेन पे। ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये हमें बता रहा है अगर कोई पेप्टाइड हार्मोन है तो उसका जो रिसेप्टर होता है ये हमारे पास सेल है पूरा, तो वो सेल मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर पड़ा हुआ होता है। हार्मोन आके इधर बस बाइंड होगा, इस बाइंडिंग से आगे फर्दर जो भी चेंजेस होंगी वो सेल के अंदर होने लग जाएंगी। तो पेप्टाइड हार्मोन का रिसेप्टर किधर होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है। और अगर हम स्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो इसका रिसेप्टर सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म में। ये हार्मोन सीधा सेल के अंदर आएगा और फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और फिर न्यूक्लियस में जाके चेंजेस होंगे। यहाँ तक ये समझ आ गया पेप्टाइड हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन का? ये अगर नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर ये रिपीट करना है। अच्छा, ये हमने पढ़ा है कि यहाँ से शुरू करते हैं। हमने कहा कि एक हार्मोन है ना, तो ये मैं आपको ड्रॉ करता हूँ ताकि और आपको अच्छा समझे। ये हमारे पास एक ग्लैंड था, इसने हार्मोन रिलीज़ कर दिया, ये मेरे पास हार्मोन आ गया। इस हार्मोन ने एक्ट करना है बॉडी के इस पार्ट पे, ये एक पार्ट है, ये एक सेल आप समझ लें। तो फिर हार्मोन दो तरह के होते हैं, एक हार्मोन होगा पेप्टाइड हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, जो बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरा कौन सा है, जो लिपिड बेस्ड है, लिपिड बेस्ड है, ये हम समझते हैं प्रोटीन है। जो प्रोटीन वाला है वो जब सेल पे आता है तो वो सेल मेम्ब्रेन पे ही अटैच हो जाता है, अंदर नहीं जाता, यहीं पे उसका रिसेप्टर होता है। जिसने इस हार्मोन को रिसीव करना है वो सेल मेम्ब्रेन पे ही पड़ा हुआ होगा। ये किसके लिए है, पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए। पर जो लिपिड बेस्ड होते हैं उसमें ये होता है कि जो हार्मोन का रिसेप्टर होगा वो सेल के अंदर होगा, हार्मोन सेल के अंदर जाता है, वहाँ पे इसका इस्तेकबाल होगा बेसिकली। अब क्लियर हुआ? ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ा कि पेप्टाइड और लिपिड का थोड़ा सा अलग सिस्टम है।
द लेवल ऑफ ए हार्मोन इन ब्लड इज़ वेरिएबल एंड सेल्फ रेगुलेटिंग विद इन इट्स नॉर्मल रेंज। हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है और वो सेल्फ खुद ही अपने आप को रेगुलेट कर रहा होता है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी की नीड्स की हैं। द हार्मोन इज़ रिलीज इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस एंड यूजुअली इट्स एक्शन रिवर्सेस और निगेट्स द स्टिमुलस थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नॉर्मली हार्मोन कैसे अपने आप का लेवल मेंटेन कर रहे होते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी जा रही है। ये एक स्टिमुलस था, कोई स्टिमुलस बॉडी में चेंज आया जिसको ब्रेन ने डिटेक्ट किया और उसने ग्लैंड्स को कहा कि आप सिक्रीशन करो। ग्लैंड्स ने यहाँ सिक्रीशन कर दी। जब वो सिक्रीशंस कर देगा तो वो इस चेंज को नलीफाई कर देंगे, इसके इफेक्ट को ख़त्म करेंगे। जैसे ही स्टिमुलस का इफेक्ट ख़त्म होगा ये सिक्रीशंस यहाँ से रुक जाएंगे, प्रोसेस रुक जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जिस चीज़ ने रिएक्शन स्टार्ट करवाया, फाइनल प्रोडक्ट बना, तो फाइनल प्रोडक्ट ने उसी सिक्रीशन, उसी स्टिमुलस को, उसी चीज़ को ख़त्म कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी एग्जांपल यहाँ से देखते हैं। अगर हमारा ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो गया, ब्रेन ने देखा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है, वो पेंक्रियाज को कहेगा कि आप इंसुलिन सिक्रेट करें। इंसुलिन की सिक्रेशन स्टार्ट होगी। इंसुलिन क्या करेगा? ये जो ग्लूकोज है इसको ब्लड से उठा के सेल्स के अंदर डालना शुरू कर देगा, सेल्स में। और जैसे ही इसका लेवल नॉर्मल में आ जाएगा ग्लूकोज का, तो इंसुलिन रिलीज बंद हो जाएगा, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर हुआ कुछ या रिपीट कर दूं? सर रिपीट कर हुआ सर। अच्छा, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये हम पढ़ रहे हैं कि हार्मोन्स का लेवल कैसे कंट्रोल होता है। तो जो इंसुलिन है ना, ये भी एक हार्मोन है हमारे पास। ठीक हो गया। अब ब्लड में ये हुआ ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया। नॉर्मल अगर आप समझें कि जैसे फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स होना चाहिए, तो ग्लूकोज आपका जो है वो 400 यूनिट पे चला गया। ब्रेन ने देखा कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है। ग्लूकोज को ब्लड से निकालना किसका काम होता है? इंसुलिन का काम होता है। तो ब्रेन ने जाके पेंक्रियाज जिससे इंसुलिन बनता है उसको जाके कहा कि आप इंसुलिन बनाना ज़्यादा शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में। ग्लूकोज हमारे पास क्या है? स्टिमुलस है इस वक्त। तो ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है पेंक्रियाज, इसने रिलीज़ किया इंसुलिन। इंसुलिन जैसे ही ब्लड में आएगा ये फ़ौरन इस ग्लूकोज को उठा के सेल्स में डालना शुरू कर देगा ताकि ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल हो जाए। जैसे ही ग्लूकोज आस्ता आस्ता कम होगा, नॉर्मल लेवल पे जैसे ही पहुंचेगा, ये सिस्टम सारा बंद हो जाएगा, इंसुलिन का रिलीज़ ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ग्लूकोज लेवल दोबारा नॉर्मल पे आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक होगा। तो ये तो मोस्टली तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हार्मोन का लेवल कंट्रोल होता है। हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक भी है। पॉजिटिव फीडबैक तब होता है जैसे कि अगर हम बात कर लें चाइल्ड बर्थ की, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होंगी तो वो ब्रेन को कहेगा कि आप ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन है, वो रिलीज़ करें। ऑक्सीटोसिन आएगा सीधा यूट्रस पे काम करता है। यूट्रस पे काम करेगा तो इसकी और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर करवाएगा ताकि जो बच्चा है वो बॉडी से फीमेल की बाहर निकल सके। तो उसकी जब ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, ये और जाके फीडबैक मैकेनिज्म ब्रेन की तरफ देंगे कि और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराओ। इसमें ये हो रहा है कि स्टिमुलस जो है वो रिलीज़ बढ़ाई जा रहा है। यूँ नहीं हो रहा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्शंस रुक जाएँ। इसमें यह है कि वो जो उसका रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस को बढ़ाई जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कब रुकेगा? जब डिलीवरी प्रॉपर हो चुकी होगी, जब जो है बच्चा माँ के पेट से निकल चुका होगा, तब ये प्रोसेस रुकेगा। इसमें कोई नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये बात समझ आई? जी सर। यस सर। ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हार्मोन्स दो तरह से कंट्रोल होते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर हमारे पास कैसे होते हैं? नेगेटिव फीडबैक से, जो हमने यहाँ पढ़ा। और दूसरा एक और हमारे पास क्या है? पॉजिटिव फीडबैक। ये कम होता है, कम जगहों पे पॉजिटिव फीडबैक चल रहा होता है। अब हम ये नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं। दिस में बी कंट्रोल्ड इधर इनडायरेक्टली थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स बाय द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टीरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स, और डायरेक्टली बाय ब्लड लेवल्स ऑफ द स्टिमुलस। अब ये कह रहे हैं कि कैसे कंट्रोल होता है नेगेटिव फीडबैक? या तो हार्मोन रिलीज होंगे ग्लैंड से, जैसे स्टीरॉयड वगैरह हो गए, या थायराइड हार्मोन्स, या फिर ब्लड लेवल से, जैसे इंसुलिन जो है और ग्लूकागॉन, ये ब्लड लेवल्स ऑफ स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिलीज हो रहे होते हैं। द इफेक्ट ऑफ ए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द स्टिमुलस।
एन इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ द हार्मोन until a particular process is completed and the stimulus ceases. For example, release of oxytocin during labor. नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड हाइपोथैलेमस. द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज अ यूनिट रेगुलेटिंग द मोस्ट एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं. मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि और जितने हमने ग्लैंड्स शुरू में एक डायग्राम में देखे थे उन सबको कहीं ना कहीं कंट्रोल कौन कर रहा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है. ये आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड. तो वो कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड. द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज बिलो द हाइपोथैलेमस टू विच इट इज अटैच्ड बाय ए स्टॉक. ये ब्रेन में ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस के नीचे ही हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है. और ये किससे जुड़ा होता है? एक डंडी से या एक स्टॉक से जुड़ा हुआ है, हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है. इस डंडी को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंडिबुलम. यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, इसके नीचे क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको दरमियान में कनेक्शन जो है जिस स्टॉक से उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेंडिबुलम. इट इज़ द साइज ऑफ ए पी, weighs about 500 milligram and consists of 3 distinct parts that originate from different types of cells. अब पिट्यूटरी ग्लैंड के वो कह रहे हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट ये वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी. दूसरा पार्ट हमारे पास कौन सा है? ये है, इसको क्या कहते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. और इसके दरमियान जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब. वो आएगा ये यहाँ पे. ये वाला जो हिस्सा है जिससे इंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं उसका दूसरा नाम क्या है? इंटीरियर लोब. जो पिछला हिस्सा है उसको हम क्या कह रहे हैं? पोस्टीरियर लोब. और इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट लोब. यहाँ तक क्लियर है? ये इसके हिस्से हमने किस तरह किए? जी सर क्लियर है. अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हमारा, ये हाइपोथैलेमस से नीचे हैंग हुआ होता है. बीच में एक स्टॉक है जिसे इन्फेंडिबुलम कहते हैं. और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट्स होते हैं. जो आगे वाला होगा इसको हम इंटीरियर लोब कहेंगे, पीछे वाले को पोस्टीरियर लोब, और दरमियान में हमारे पास है इंटरमीडिएट लोब.